नमस्कार। बिहार के बाद में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार किसकी जाति क्या है। यह मैं नहीं पूछ रहा हूं, दो बड़े राजनेता एक दूसरे को जाति पर घेर रहे हैं। भले ही लिखा हो कहीं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, लेकिन राजनीति में तो जाति बढ़ चढ़ करके बताया जाता है, और खास तौर पर तब जब उस जाति की संख्या ज्यादा हो। तो ये कहा जाता है कि मैं फला हूं, मैं यादव हूं। क्यों? क्योंकि 14% जो यादवों की आबादी है। मैं मुसहर हूं, क्योंकि मुसहर की आबादी भी लगभग 5%। तो समझ लीजिए कि ये कहने के पीछे ये बताने की जरूरत पड़ती है कि मैं फला जाति का हूं और इसीलिए मैं उस जाति का नेता हूं, उस जाति का ठेकेदार हूं। और देखिए, जीतन राम मांझी ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया कि जो लालू प्रसाद यादव इतने सालों से यादव की राजनीति कर रहे हैं, वो यादव हैं क्या? वो तो गड़ेरिया है। और इसीलिए उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि अब जमीन का सर्वे हो रहा है, 3 पुश्त की वंशावली मांगी जाएगी और उससे पता लग जाएगा कि कौन क्या था। और जहां तक अपने बारे में बताने का सवाल है, तो अपने बारे में कह रहे हैं कि अरे मैं भी मुसहर भुइयां हूं, मेरे पिता भी मुसहर भुइयां थे, मेरे दादा भी मुसहर भुइयां थे, और हमारा तो पूरा खानदान ही मुसहर भुइयां है, और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर भुइयां हैं। तो ये समझिए गर्व से कहने की बात है। दूसरी तरफ लालू यादव इतने नाराज हो गए इस बात पर कि उन्होंने कह दिया कि अरे तुम मुसहर है। मतलब जिसको कई पार्टियां और खास तौर पर एनडीए डेरोगेटरी मान रही है, अपमानजनक मान रही है, और लालू प्रसाद को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन उस बात का क्या जो एक चौपाई लिखी गई है कि जाति पाति न पूछे कोई और हरि का भजे सो हरि का होई, तो यहाँ तो हरि को भजने का मतलब नहीं है, यहाँ तो अपनी राजनीति सीखने की बात है। इसलिए जाति बताना बहुत जरूरी है और जाति पाति पूछना भी जरूरी है। दोनों के बीच में वाक युद्ध शुरू है, और वाक युद्ध किस तरह से शुरू है ये हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान जो कि वहाँ की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखते हैं। वो बताएंगे कि दरअसल ये कास्ट वॉर, एक दूसरे पर शब्दभेदी बाण क्यों चलाए जा रहे हैं, वजह क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये कोई पहली दफा नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो आइए पहले सुनते हैं कि हमारे नेता कह क्या रहे हैं। शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं, गनेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गनेरिया है। रुक जाए वो मुसहर है जी वो मुसहर है क्या? देखिए ना, लालू प्रसाद यादव अपनी पूरी राजनीति में दलित विरोधी मानसिकता के रहे हैं। जब से वो राजनीति में आए, दलितों को अपने पैरों की जूती समझे उन्होंने। और आज प्रधानमंत्री जी ने समाज के सबसे निचले पायदान से आने वाले व्यक्ति श्री जीतन राम मांझी जी को केंद्रीय मंत्री बनाया, तो उनको और ज्यादा बौखलाहट है, और बौखलाहट में वो अंट संट बयान दे रहे हैं। हम तो चैलेंज देते हैं उनको कि आप अपनी वंशावली जारी करिए कि आप सही मायनों में यादव हैं कि आप सही मायनों में गड़ेरी हैं, पता चल जाएगा। आपके बिहार सरकार में तो जमीन का सर्वे में लोग वंशावली बना रहे हैं, आप भी बनाइए। आपकी संपत्ति की भी जांच हो जाएगी, उसका बंटवारा भी हो जाएगा, और आपकी जाति का भी पता चल जाएगा। वास्तविकता है कि दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज लालू प्रसाद यादव, आपने अपनी जाति में भी घोटाला किया है हिम्मत तो अपनी 3 पीढ़ी का वंशावली जारी करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 3 पीढ़ी की वंशावली जारी करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कह रहे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता कि 3 पीढ़ी का वंशावली जारी करें, क्योंकि ये नौबत तब आई जब तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को जीतन राम शर्मा कह दिया था। मतलब उनको भूमिहार कहकर संबोधित किया था, और इसीलिए जीतन राम मांझी ने सीधा हमला लालू प्रसाद पर कर दिया कि लालू प्रसाद बताएं कि वो यादव के पुत्र हैं। मैं तो बहुत अच्छे शब्दों में बयां कर रहा हूं, आपने सुना होगा जीतन राम मांझी ने क्या कहा, और इससे बिहार की राजनीति गर्म हो गई है।
चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष गौतम जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार के साथ राजनीतिक विश्लेषक लिखा जाए। हमारे साथ रवि रंजन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर संजय कुमार, ये हम लोगों ने भले ही रामायण में पढ़ा हो कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये कैसा घनघोर कलयुग है और उसकी राजनीति है कि लोग बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं कि हम तो फला हैं और हम इसी जाति के हैं, हम गर्व से कहते हैं, और दूसरा कहता है कि अरे वो तो फला है, और फिर एक बड़े राजनेता कहते हैं कि वो तो यादव की पैदाइश ही नहीं है। इस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ये बिहार की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है? क्या लालू प्रसाद घिर गए हैं या लालू प्रसाद ऐसा कहकर एक तरीके से जीतन राम मांझी को रन डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं? जातीय उन्माद और जातीय अस्मिता से ही जब राजनीति की दिशा और दशा तय होने लगती है, तो इस तरह के शब्दवान और इस तरह के ओछा, मैं तो इसको ओछापन ही कहूंगा, ओछा बयानबाजियों का दौर चलता है, जिसके गवाह हम लोग बनते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। इसी बिहार में आपने तो बड़ी अच्छी बात कही कि कबीर से लेकर के कई संतों ने कहा कि जात न पूछो साधु की, और बाद में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने जब रश्मि रथी लिखा और कर्ण को जब पूछा गया तो उसने भी वही कहा, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति ये मेरे हैं भुजदंड। तो ऐसे नहीं है कि कोई एक कवि ने, कई कवियों ने इस जाति को, चूंकि जाति सच्चाई है, लेकिन जाति ही दिशा और दशा राजनीति की तय करेगी, विचारधारा और मुद्दे गौण हो जाएंगे। इसको किसी ने जो एक आकार दिया, आयाम दिया और उसके छत्रप बन गए, उसके नेता बन गए, तो वार प्रतिवार का दौर तो चलेगा। अब जीतनराम शर्मा कैसे हो गए, अब किसी के ऊपर आप इस तरह से आरोपित कीजिएगा। जीतनराम मांझी जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इंटरव्यू में सारी बातें बताई थी कि मेरे पिताजी भूमिहार के घर में रहते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने जरूर ये कहा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, और मैंने पढ़ा और आज मैं आपके सामने मुख्यमंत्री के तौर पर। तो अगर किसी को आप बहुत छेड़िएगा तो गुस्से में वो भी कुछ बोलेंगे और आपको भी सुनना पड़ेगा। अब नवादा वाली बात को लेकर के, जो दलित बस्ती को लेकर के जो जीतनराम मांझी ने जिस तरह से सवाल उठाए, तेजस्वी यादव का जो तंज और व्यंग आया, जीतनराम मांझी भी आज बहुत कुछ बोल गए। और बोल गए तो अगर आप किसी को बोलिएगा, अब आज ही लालू प्रसाद यादव जी ने फिर प्रतिक्रिया में बोले, वो मुसहर है, वो भुइयां है, अब प्रश्नवाचक है। तो भाई अभी तो जेनेटिक्स के माध्यम से आप तो पढ़े हैं, इसकी जांच करानी पड़ेगी कि क्या है भाई, उनका जीन क्या है। और जीन में भी जाति नहीं मिलेगी, जीन में भी कई पीढ़ियों का, एंसिस्टर का उनका ये मिलेगा, डीएनए मिलेगा। जीन में जाति खोजिएगा तो नहीं मिलेगी। वो बायोलॉजी में इसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। एग्जैक्टली। तो अब पेडिग्री एनालिसिस में अब कौन क्या है नहीं है, लेकिन हाँ, इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना होगा, आपको स्वीकार करना होगा, पैनल में बैठे हुए लोगों को स्वीकार करना होगा कि आप जातीय उन्माद और जातीय धार दे करके प्रतिभा को बहुत दिन तक किनारे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में संख्या का महत्व है। पर डॉक्टर संजय, यहाँ पर ना तो जातीय उन्माद की बात है, ना जातीय धार की बात मुझे दिखाई पड़ रही है। अब मैं माफी चाहूंगा, मैं आपसे डिफर कर रहा हूं। यहाँ तो बात ये चल रही है कि अरे तुम साबित करो तुम उस जाति के हो क्या। अब ये बताइए कि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो गडेरिया है,
अब गडेरिया कहने का मतलब है कि सीधा सीधा यादवों के बीच मैसेज देना कि अरे 14% जो जिसके दम पे ये कहते हैं हम बड़े नेता हैं, तो ये तो यादव दरअसल है ही नहीं, ये कुछ और है। आप उनके राजनीतिक आधार पर, उनके राजनीतिक वजूद पर चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ना, और यही काम दोनों तरफ से हो रहा है। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो दरअसल ये चोट पहुंचाने की कोशिश तो वही है ना कि आप हैं कुछ और, बताते कुछ और हैं, और उसके नाम पर आप वोट भी ले रहे हैं, सत्ता भी भोग रहे हैं, हर तरह का सुख ले रहे हैं। नहीं देखिए, स्वाभाविक है, लेकिन जो आज जो जीतन राम मांझी ने बोला, ये बात बहुत पहले से बिहार की फिजाओं में है। लेकिन अगर कोई किसी को साबित करने की चुनौती जीतन राम मांझी ने आज पहली बार दी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की अटकलें और इस तरह की बातें बिहार में हो रही है कि उनके माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, पशुपालक समाज से उनके क्या रिश्ते रहे हैं, या वो भेड़ पालन करने वाले परिवार से आते हैं या गाय चराने वाले परिवार से आते हैं। इस पर बिहार में बहुत पहले बातें हो चुकी हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने को साबित किया तो आज तो चुनौती के रूप में आ गया। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तरह से उस समाज को एक मैसेज है, और खास करके यादव समाज के, कि भाई आप जिनको अपना नेता मानते हैं उनको जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो तो गडेरिया के परिवार से हैं, वो यादव के प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं, वो अपने को साबित करें। बदले में लालू यादव ने क्या कहा वो भी सुने। शर्मा कह करके पहले ही उन पर तंज व्यंग कसा जा चुका है, फिर आज उन्होंने कहा कि वो मुसहर है, वो भुइयां है, और जीतन राम मांझी कह ही रहे हैं कि हाँ हाँ मेरे परदादा भी वही थे, दादा भी वही थे। मैं समझता हूं कि राजनीति में इस स्तर पर आकर के, ठीक है चाहे आप राजनीतिक सह और मात जितना दे दीजिए, लेकिन इससे बचने की जरूरत है। इस राजनीतिक सहमत में इस तरह की शब्दावली का और इस तरह के जिस कह रहे हैं कि जो पेडिग्री एनालिसिस की बात, ये 21वीं सदी में नहीं होनी चाहिए। वो जिस पृष्ठभूमि से रहे हों उनको भी तंज और व्यंग से बचना चाहिए। अरे जब जातीय जनगणना की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि हर जाति की अलग अलग संख्या बताइए, और ये कोई लोकल पार्टी नहीं कह रही है, नेशनल पार्टी घूम घूम कर कह रही है, और वो कह रही है कि हर जाति की संख्या बताएंगे। वो कह रही है, उसके बड़े नेता कह रहे हैं कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिली, क्योंकि इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुआ। कमाल है। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर हम रिजर्वेशन देंगे, ये एक नेशनल पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं। तो अब जब इस तरह के पॉलिटिक्स को हवा दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह चर्चा भी उठेगी कि भाई आप असली में फला जाति से हैं कि असली में नहीं हैं, और इसीलिए दोनों एक दूसरे के जड़ पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि दोनों उसी जाति के बड़े नेता हैं, उसी के नाम पर राजनीतिक दुकान चल रहा है। क्यों मनीष गौतम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये लड़ाई क्यों है कि आप फला नहीं हैं? चलिए, इस तरह से गाली भी दी जाती है, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में अगर इस तरह की बात की जाती है तो उसके राजनीतिक मायने हैं कि अरे आप यादव नहीं हैं, आप तो गडेरिया हैं, अरे आप मुसहर नहीं, आप तो भूमिहार हैं। तो दरअसल ये कह करके उनके जाति विशेष को ये मैसेज दिया जा रहा है ना कि आप जिसको नेता मान रहे हो वो दरअसल उस जाति का है ही नहीं, और इसलिए आपने उनको इतना पॉपुलर बना दिया, लोकप्रिय बना दिया, लेकिन दरअसल उस जाति को ये बिलोंग ही नहीं करते, इसलिए उस पद के हकदार नहीं है। पंकज जी, ये जो मौजूदा विवादित बयानों का एक सिलसिला चला है राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व में और जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके बीच, उसको सिर्फ जाति से जोड़ करके देखने से आप इसको शायद समझ नहीं पाएंगे। ये जो मौजूदा जो ये दौर है जिसमें कि विवादित बयान दिए जा रहे हैं, बहुत तल्ख टिप्पणी की जा रही है, बिलो बेल्ट हिटिंग हो रहा है, बहुत ही डेरोगेटरी जो है कमेंट्स किए जा रहे हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की ओर, ये इशारा कर रहा है कि बिहार की राजनीति का 2-3 क्रूर चेहरा सतह पर आ रहा है। पहला है अपराध का राजनीतिकरण, और दूसरा है राजनीति का अपराधीकरण, और तीसरा है
बिहार की राजनीति में जाति आधारित राजनीति का एक क्रूर और काला चेहरा। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तभी आप इस मौजूदा विवाद और प्रतिवाद या जो कह लें इसको समझ पाएंगे। देखिए, ये पूरा कहां से सिलसिला शुरू होता है। एक घटना होती है नवादा में, जहां पर एक जाति विशेष के घर को जला दिया जाता है, और ये वास्तविक रूप से जो घटना है वह भूमि विवाद है। लेकिन बिहार के राजनेता इसको तुरंत कूद पड़ते हैं और इसको जातीय रंग देना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर उसको जातीय रंग दिया जाएगा तो उनको राजनीतिक लाभ के ज्यादा आसार दिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरोपी कौन है, उनकी जाति बताई जाने लगती है सार्वजनिक बयानों में। जब सार्वजनिक बयानों में उनकी आरोपियों की जाति बताई जाने लगती है तब एक प्रतिवार होता है। उस प्रतिवार में जो है कहा जाता है कि अगर आप जिस जाति, जो पीड़ित जाति है, उसके लिए अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको जो है जीतन राम मांझी जी पे तंज कसा जाता है कि आपको तो लोग बोलते हैं आरएसएस की पाठशाला से पढ़े हैं और अब आप जीतन राम मांझी की जगह जीतन राम शर्मा हो गए हैं। उसकी प्रतिक्रिया में जब पत्रकार उस चीज को उनके सामने रखता है तो जिस तरह से जीतन राम मांझी व्यक्तिगत तौर पर हमला करते हैं लालू प्रसाद यादव जी पर, और उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव जी को उनका वक्तव्य बताया जाता है तो लालू प्रसाद यादव जी ही पूछ डालते हैं, प्रश्न चिन्हित कर देते हैं कि क्या वो वास्तविक रूप से उसी जाति के हैं जिस जाति को अपने को नेता स्थापित करते हैं। तो ये जो मामला है इसको अगर हमें समझना है, देखिए जैसे जैसे बिहार जो है विधानसभा चुनाव की ओर अग्रसर होगा, इस तरह की जाति आधारित जो वक्तव्य है वो दिए जाएंगे, और इसके लिए हमें यह समझना है कि राष्ट्रीय जनता दल हो या एनडीए के घटक दल हो, उन सब को पता है कि उनका कोई जाति विशेष एक वोट बैंक है। इस वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए और दूसरे को उसके बने हुए वोट बैंक से कैसे वंचित किया जाए, इस योजना और रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह हमारे समाज के एक बहुत ही खराब चेहरे को प्रस्तुत करता है। पता नहीं कब वो दौर आएगा, और आपको समझना है कि केवल ये बिहार की राजनीति की सच्चाई नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की भी राजनीति की सच्चाई है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि किसी भी आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग देकर के ज्यादा राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास होता है। झारखंड में अगर कोई आपराधिक घटना होता है तो उसको ट्राइबल नॉन ट्राइबल अगर फ्लेवर देते हैं तो ज्यादा वहां पे राजनीतिक लाभ होता है। उसी तरह अगर बिहार में कोई राजनीतिक घटना होता है तो उसको जाति का रंग दे करके। और अब क्या है कि आपको पता होगा कि जब तेजस्वी यादव के हाथों में कमान आई है आरजेडी की, तो जो आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक था जिसको कि माई समीकरण बोला जाता था, उसको विस्तार देने के लिए माई बाप की पार्टी, ए टू जेड की पार्टी, ठीक है, माइक यानी कि मुस्लिम के साथ साथ कुशवाहा, उसी तरह से एनडीए भी प्रयास कर रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि केवल 4 जातियां हैं, ठीक है, और गरीब, युवा, किसान और महिला ही 4 जाति को हम देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं वहां भी ये है कि हमें अपने वोट बैंक को करना है। ये पूरा जो एपिसोड हो रहा है जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के बीच में, जो ये तल्ख तंज किया जा रहा है एक दूसरे पर, उसका अंतिम उद्देश्य है कि किस तरह से यादव वोट बैंक को आरजेडी से थोड़ा खिसकाया जाए, और आरजेडी प्रयास कर रहा है कि किस तरह से अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। नहीं, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने जब शुरुआत की तो इनको जीतन राम शर्मा कह दिया। जीतन राम शर्मा कहने का मतलब क्या था? क्या ये आरएसएस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं इसलिए शर्मा कहा जाना बहुत जरूरी था? इसका मतलब ये था, या वाकई इन पर तंज इसलिए कसा गया था क्योंकि इन्होंने अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि इनके पिताजी किसी भूमिहार के यहाँ रहते थे? सवाल ये उठता है कि ऐसा कह करके
अगर रूट पर, जड़ पर आप हमला करते हैं और वो भी बड़े निम्न स्तर पर जाकर के आप हमले करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप काउंटर अटैक के लिए तैयार रहिए। क्योंकि ये जीतन राम मांझी कोई अगड़ी जाति से तो आते नहीं है कि उनको डिफेंसिव रहना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उनकी संख्या कम है। क्योंकि अगर अभी अगड़ी जाति के तरफ से यह बात कही जाती तो बात यह हो जाता कि अगड़ा बनाम पिछड़ा, और पॉलिटिकली, मैं पॉलिटिकली बोल रहा हूं, मैं किसी जाति का समर्थक नहीं हूं, तो पॉलिटिकली डिफेंसिव होना पड़ता, क्योंकि बिहार में उनकी संख्या कम है। लेकिन यहां तो बात यह है कि दलित भी 19-20% है। जैसे लालू यादव ने पूछ दिया कि वो मुसहर है ना, तो इसको अब दलित अस्मिता से जोड़ा जाने लगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि संख्या का क्या कमाल है। जैसे अगर यही पूछ लेते वो भूमियार है, वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है, तो शायद इसको कम संख्या होने की वजह से इसको जाति से नहीं जोड़ा जाता। लेकिन अब पार्टी बढ़ चढ़ करके कह रही है कि ये तो दलित का डिसरेस्पेक्ट है। लालू यादव शुरू से ही दलितों का अपमान करते रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इनको मंत्री बना दिया केंद्र में, इसलिए लालू यादव को पच नहीं रहा है। आशुतोष जी, ये है क्या, चल क्या रहा बिहार में? आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। पंकज जी, जब तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया होगा तो उनको ये अंदाजा नहीं होगा कि आखिर इसके कितने मायने निकाले जाएंगे। हम उनके बयान को अगर दूसरे दिशा में जोड़कर देखेंगे तो सभ्य समाज में हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं। तो शर्मा कहना शायद जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं, वो इस मामले को राजनीतिक रूप से भुनाना चाह रहे होंगे निश्चित तौर पर, और वो इस मामले को वहां से जोड़ना चाह रहे हैं। वो इसीलिए वो उसके काउंटर में कह रहे हैं कि इनके पिताजी गरेड़िया जाति से आते थे, इनको अपनी जाति का पता है, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बारे में बता सकते हैं कि इनकी पैदाइश किससे हुई थी। उनकी ये बात कहने का ये मतलब है। हालांकि अब तेजस्वी यादव ने जो ये बयान दिया है, वो किस संदर्भ में उन्होंने क्या सोचकर कहा है, वो क्योंकि भाजपा सवर्णों की पार्टी है और वो आरएसएस की पाठशाला कह रहे हैं, और वो इन पर तंज कस रहे हैं कि ये सामंतवादी व्यवस्था के अगुवा हो गए हैं, ये भी वो कहना चाह रहे होंगे। लेकिन अब इसके कई निहितार्थ निकाले जाएंगे उनके इस बयान के, क्योंकि उन्होंने शर्मा शब्द इंगित जो किया है। तो अब इस पर जीतन राम मांझी पूरी तरीके से आग बबूला है, और वो अब इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाना, निश्चित तौर पर राजनीति में राजनीतिक मुद्दों को भुनाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं तो हर कोई शह मात के खेल में लगा रहता है। और खास तौर से जो यादव समुदाय का वोट बैंक जो इंटैक्ट है, उसको लेकर लंबे समय से लालू प्रसाद यादव उसके अगुवा बने हुए हैं, और अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो कोई भी मुद्दा राजनीतिक रूप से नहीं छोड़ा जाएगा, ये तो आप तय मान लीजिए। और खास तौर से बिहार में जो चुनाव होते हैं, चलिए वो बात ठीक है, लेकिन क्या इस मुद्दे के बाद सवाल ये उठता है रवि रंजन जी की, क्या आप देख रहे हैं कि बिहार में दलित बनाम यादव या यादव बनाम मुसहर की जो आग है उसकी लपटें काफी तेज से उभरेंगी? क्या ये दो नेताओं के बीच के जो शब्द हैं, जो बोले गए शब्द हैं, क्या ये जो है विभत्स रूप भी ले सकता है क्या? क्योंकि हम अक्सर बिहार में देखे हैं कि जाति को लेकर के दो नेता जब आपस में भिड़ते हैं तो समुदायों में भी टकराहट शुरू हो जाती है। ये सिर्फ आप राजनीतिक रूप में देख रहे हैं या जमीन पर भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, कोशिश तो यही है कि जमीन पर इसका असर दिखे, लेकिन आप देखिए संदर्भ क्या है। ये जो अभी जो बहस छिड़ी हुई, इसका संदर्भ नवादा की घटना है। नवादा में दलितों के घर को दबंगों ने जला दिया और उनकी सारी संपत्ति नष्ट कर दी, उनको भगा दिया वहां से। जमीन पर कब्जा करने की बात थी। अभी बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है। दबंग कौन है? पहले तो यही था कि शर्मा कह के उन्होंने कह दिया दबंग कौन है। दबंग में वही था जिनको लालू प्रसाद यादव ने किसी समय कहा था कि भूरा बाल साफ करो। परवल हमको बहुत पसंद है। हाँ, परवल बहुत पसंद है हमको। हाँ, दबंग वही कहते थे। तो दबंग कौन है? अब तो पता चल गया कि दबंग खाली
सवर्ण ही नहीं है, वहां तो दबंग यादव हैं जिन्होंने दलितों के घर को जला दिया। कई जगहों पर दबंग पासवान भी हैं, कई जगह पर दबंग और भी दूसरी जाति के लोग हैं। तो ये तो लड़ाई है कि जीतन राम मांझी ने अपने दलित समुदाय के अस्तित्व को बचाने के लिए जो बयान दिया, इस पर एक मिर्ची लग गई लालू प्रसाद यादव को कि दबंगों की उसमें वो लिस्ट में आ गया। भूरा बाल साफ करने की बात उनकी अब पुरानी हो गई, अब वो नहीं कह सकते कि भूरा बाल को साफ करो, यही दबंग है। जिन मुसहर को, जिस दलित को वो पाइप से नहवाते थे, साबुन लगाते थे, अब उसी मुसहर को कह रहे हैं कि तू मुसहर है क्या, वो मुसहर है क्या। देखिए, गया में, इमामगंज में, बाराचट्टी में, शेर घाटी में, बोध गया में और बेलागंज में, वजीरगंज में, ये 6-7 ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उसके अलावा नवादा का भी आप जान जाइए, जमुई का, मुंगेर के इन इलाकों में जहां भुइयां हैं, जहां मुसहर हैं, दबंग की बात छेड़कर श्री जीतन राम मांझी ने दलितों को अपने पक्ष में करने की कोशिश जो की है। और हाल ही में श्याम रजक उनको छोड़ के चले गए, अब वो जदयू में महासचिव बन बैठे हैं। जदयू में भी दलितों का नेता बनने की एक होड़ है, जिसमें अशोक चौधरी ने एक ट्वीट कर दिया 2 दिन पहले, तो फिर उनको भी बुला के महासचिव बनाया गया। तो दलित का नेता कौन बन जाएगा, फिर दबंग कौन लोग हैं, घोषित कर दो कि यादव भी दबंग हैं। और ये जो लड़ाई जिस ओर जा रही है, जो आप पूछ रहे थे कि ये उसका विभत्स रूप आएगा, अभी चुनाव आने दीजिए, निश्चित रूप से वो आएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर जो ये वार हुआ है, जीतन राम मांझी ने बहुत सोच समझकर, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी के बेहद करीब हैं, नरेंद्र मोदी ने उनको, और वो खुले मन से बोल चुके हैं कि जितना मान सम्मान नरेंद्र मोदी ने हमको दिया उतना किसी ने नहीं दिया, तो उनके साथ हैं। नरेंद्र मोदी यादवों के एकाधिकार को, उनके वोट को, उसको तोड़ना चाहते हैं। और जीतन राम मांझी जो दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ गए हैं, वो उनके एक बड़े मोहरे के तौर पर हैं। तो लालू प्रसाद यादव की मिर्ची तो लगनी वाजिब है। अब शर्मा तो इसीलिए कहा कि वो संघ के उसमें गोद में खेल रहे हैं, तो क्या भूमिहारों की तरफ टारगेट किया? तो क्या ये वही है जो अभी लोकसभा चुनाव में तो आप कह रहे थे कि भूमिहार हमारे साथ आ गए और ये सब हमारे साथ हो जाएंगे, तो फिर वो आपसे कैसे खिसक रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा एक यात्रा कर रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि उस समय जो गड़बड़ी हो गई थी उसको मैं ठीक करने जा रहा हूँ। देखिए, यह जाति की राजनीति जो अभी जो छिड़ी है, उसका एक गंदा स्वरूप अभी आना बाकी है। लेकिन अभी जो है उससे गंदा क्या होगा? लालू प्रसाद यादव, चलिए, आना बाकी है, लेकिन ट्रेलर दिखना शुरू हो गया। डॉक्टर संजय, क्या इसको इस रूप में देखा जाए क्या कि लोकसभा चुनाव में बहुत जगह यह बताया गया कि इस बार दलित एंटी बीजेपी वोट किए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसा दिखा, और इसलिए जब लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जीतन राम मांझी 1 सीट पाने के बावजूद केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। चिराग पासवान को मंत्री बनना ही था, यह बात भी तय है। ये सारे लोग मंत्री बनते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या अब लड़ाई इस ओर जा रही है क्या कि दलित बनाम यादव कर दो और ये कहो कि महागठबंधन या इंडिया अलायंस कैसे दलितों का अपमान करता रहा है? शुरू से ही बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के जीतन राम मांझी तक का अपमान कैसे ये गठबंधन करता है, आप देख लीजिए। क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये करने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि संख्या के हिसाब से भी हम देखें तो बिहार में दलितों की आबादी जातीय सर्वे के बाद भी 19% तो डिक्लेयर हुआ है ना। पासवान का नेता चिराग पासवान, अगर हम कहें भी तो कि पासवान के नेता हैं, वो भी एनडीए में हैं। मुसहर भुइयां के नेता जीतन राम मांझी, वो भी एनडीए में हैं। श्याम रजक धोबी समाज के नेता, वो भी एनडीए में आ गए। अशोक चौधरी, वो भी एनडीए में हैं। तो ऐसे तमाम नेता एनडीए में आ गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कोशिश राजनीतिक रूप से इसलिए की जा रही है ताकि
ये साबित किया जाए कि लालू प्रसाद और उनका समाज दलित को दबाता रहा है, और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं सामाजिक न्याय किए हैं, उनका सामाजिक न्याय यही है कि दलित को दबाओ, और जिस तरीके से वो जीतन राम मांझी को दबा रहे हैं। जीतन राम मांझी जी का ही एक बयान है जिसमें वो नवादा के कॉन्टेक्स्ट में ही कह रहे हैं कि विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तो तोड़ सकते हैं और हमारे लोगों के हौसला को नहीं तोड़ सकते। घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल, गरीडी लोग पाल टाइटल लगाते हैं, लालू पाल पोस्ट में गरीडी शब्द भी इस्तेमाल है। लालू पाल जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वह भी कहकर दिखाएं कि हम गरीडी हैं। देखिए, जब बात इस लेवल पर हो गई कि जब आप किसी को ताने के ही स्वर में या कोई वैसी भाषा में जब किसी पर आप तंज और व्यंग कसिएगा तो प्रतिक्रिया में तो आपको अच्छे शब्द नहीं ही मिलेंगे। कह रहे हैं ना जीतन राम मांझी कि भाई हम तो गर्व से कहते हैं, कह सकते हैं। और अभी भी आपके क्लिपिंग में जो चल रहा था कि वो बार बार बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे परदादा दादा हमारी अगली पीढ़ी मुसहर भुइयां है और हम इसको दावे के साथ कहते हैं। क्या लालू प्रसाद में इतनी हिम्मत है कि वो कहेंगे कि हाँ हम गरीडी हैं? देखिए, मामला वहां पर है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का मामला नहीं है। मामला है कि दलितों की बस्ती जलाई जाते रही है, दलितों को तंग और तबाह किया जाते रहा है, दलितों पर जुल्म और अत्याचार होते रहे हैं। इस सच्चाई को स्वीकार हम लोग करें। कालखंड जो रहा और उस अलग अलग कालखंड में अलग अलग सामंत थे, उनकी जाति जो रही हो। लगता है फ्रीज हो गया और शायद हाँ, आप बोल रहे थे, आप बोलिए डॉक्टर संजय जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि दलित जातियों पर इधर के वर्षों में जिस तरह से दबंगों ने फिर से एक बार प्रहार शुरू किया है, जीतन राम मांझी थोड़ा मुखर होकर के बोल गए। जब आप उनको घेरिएगा, मैंने कहा ना कि एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरे पिताजी भूमिहार जाति के यहाँ गोरखिया थे। मेरे पिताजी उनसे एक ही मांग की कि मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ, अगर मेरे बेटे आप मदद मेरी करना चाहते हैं तो आप मेरे बेटे को पढ़ा दो। उनकी वजह से मैं पढ़ा, ग्रेजुएशन किया और आज मैं आपके सामने हूँ कि बिहार का मुख्यमंत्री। हमारे समाज में कितने ग्रेजुएट लोग हैं ये पता कर लीजिएगा। उस समय जब मैं हमारे समाज वो सारी बातें ठीक है, वो सारी बातें ठीक है डॉक्टर संजय। मैं चाहूंगा मनीष गौतम जी इस पर जवाब दें। क्या जीतन राम मांझी के ट्रैप में फंस गए लालू यादव? क्या जीतन राम मांझी अपने दलित वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे थे शुरू से ही? क्योंकि एक सच तो ये भी है ना कि नवादा की जो घटना घटी, वो आग लगाने वालों में बहुत सारे लोग पासवान जाति से भी थे। तो इसको सिर्फ ये कह देना कि यादव ने ही किया है, ये भी तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, सही नहीं है। तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने नवादा की घटना के लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार यादव समाज को ठहरा दिया था, वो भी तो गलत था। लेकिन वो एक्स पर लिख करके एक तरीके से यादव समाज पर ठेकरा फोड़ दिया, लालू यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया और एक तरीके से दलित वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए एक चाल भी चल दी। और जिस तरह का जवाब तेजस्वी यादव के तरफ से आया, आज लालू प्रसाद यादव के तरफ से आया, क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के पॉलिटिक्स में, उनके ट्रैप में ये लोग फंस रहे हैं? क्योंकि इससे दलितों में कंसोलिडेशन होगा, ये होगा कि कैसे जीतन राम मांझी की बेइज्जती की जा रही है। क्या कहते हैं मनीष जी आप? निश्चित तौर पर पंकज जी, आपने बहुत सही दिशा में इस पूरी चर्चा को मोड़ा है। ये एक सच्चाई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
दलित वोट जो कि पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में 2019 तक कंसोलिडेटेड था, उसमें बड़ी सेंध लगी। और ये सेंध आपसे थोड़ा सा मैं असहमत हूं, बिहार में भी ये सेंध लगी है। अगर आपको बिहार में दलित वोट में सेंध को समझना है तो सासाराम के परिणाम का आपको विश्लेषण करना होगा, जहां से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है अप्रत्याशित रूप से, जिसके संदर्भ में हम सब अब कभी सोच नहीं पा रहे थे, वहां से सफल होता है। और अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी कुछ सीमित मात्रा में ही दलित वोट बैंक में इंडिया गठबंधन ने सेंध लगाया। और यही कारण है कि जब मोदी 3.0 सरकार का गठन हो रहा था तो जीतन राम मांझी 80 वर्ष की उम्र में एकमात्र अपने पार्टी से विजयी सांसद को मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में जगह इसीलिए दिया गया ताकि वो जो कंसोलिडेट करें अपने वोट बैंक को, और उनके साथ साथ चिराग पासवान को भी दिया गया। तो ये तो साफ प्रतीत होता है कि ये जो डेंट लगा है लोकसभा चुनाव में, उसको विधानसभा चुनाव के पूर्व कंसोलिडेट करने का जो है प्रयास है, और ये उत्तरदायित्व तो भी दिया गया है इन दोनों नेताओं में। अब क्या होता है कि जो नवादा की घटना होती है, आपने बहुत सही कहा, उसमें एक आप कह सकते हैं कि कमजोर पक्ष है और एक जो है दबंग पक्ष है। लेकिन इस बार जो दबंग पक्ष है उसमें यादव और दलित समाज के लोग भी हैं, और जो कमजोर और प्रताड़ित पक्ष है उसमें दलित समाज के लोग हैं। तो तुरंत जो है एक कोशिश करते हैं जीतन राम मांझी कि इसको दबंग को यादव के रूप में पेंट किया जाए और कमजोर और प्रताड़ित के रूप में दलित को कमजोर करके उसकी आवाज बनने का प्रयास करते हैं। और इसी में जो प्रतिक्रिया आती है आरजेडी के नेताओं की, वो उनको मौका देता है कि इस पूरे लड़ाई को दलित बनाम यादव कर दिया जाए और दलित को कंसोलिडेट करने का प्रयास किया जाए। प्रयास किया जाए। लेकिन कई बार हमने ये भी सुना है कि जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव की बनती भी बहुत है, छनती भी बहुत है। दोनों एक दूसरे का के बड़े अच्छे दोस्त हैं, मित्र भी हैं। और जिस तरीके से राजनीतिक बयान आ रहे हैं आशुतोष जी, उसका क्या मतलब निकाला जाए? उसका ये मतलब निकाला जाए कि ये महज पॉलिटिकल है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, या इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि इस तरह का बयान देकर के कम से कम जीतन राम मांझी ये पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि बिहार में प्रॉपर दलितों का कंसोलिडेशन हो और यादव को दबंग जाति के रूप में पेंट किया जाए। क्योंकि एक जमाना था जब एंटी अपर कास्ट अन्य जातियों का कंसोलिडेशन होता था। अब जमाना पॉलिटिक्स में इस तरह का है कि एंटी यादव गोलबंदी होती है, जिसको तोड़ने का प्रयास इस बार लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में किया, कुशवाहा को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब फिर से जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बिहार में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपनी जाति को ठीक करेंगे, रास्ते पर लाएंगे, उनके बीच सच बताएंगे, तो क्या आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एनडीए का प्रयास है, और वो भी विधानसभा चुनाव से पहले, उस ट्रैप में लालू प्रसाद की पार्टी फंसती जा रही है? क्योंकि इस बयान से बचने की जरूरत थी, इस बयान से बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं थी। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पास जिस तरीके से वोट बैंक इंटैक्ट रहा लंबे समय तक, उस वोट बैंक को एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत एनडीए ने जब मिलकर नीतीश कुमार और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा तो उसे तोड़ा। अब हम दलित वोट बैंक की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर अगले साल चुनाव होने हैं, तो इस वोट बैंक को एनडीए कुनबे में इंटैक्ट रखने के लिए जो ये बयानबाजी अभी चल रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से नवादा में घटना हुई उसके बाद से ही जीतन राम मांझी लगातार हमलावर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। तो ये जो अभी पूरा घटनाक्रम चल रहा है, निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम में आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जीतन राम मांझी एक क्षति पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो फिलहाल अब केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं और उनकी आवाज की ताकत भी और बढ़ गई है, और वो इस बार अपने पार्टी से वो ताकत तो बढ़ी रही है। लेकिन आप पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें,
सब बड़ा चेहरा श्याम रजक लालू प्रसाद यादव की पार्टी को छोड़ जाते हैं। आप ये देखिए, श्याम रजक लालू प्रसाद यादव की पार्टी को छोड़ जाते हैं, जीतन राम मांझी अटैक करने लगते हैं, श्याम रजक आज स्टेटमेंट देते हैं कि लालू दलित विरोधी हैं, और जितने बिहार में बड़े नेता हैं वो कहने लगते हैं कि लालू प्रसाद शुरू से ही दलित विरोधी हैं, चाहे बीजेपी के जनक राम हो, चाहे जेडीयू के अशोक चौधरी हो, चाहे श्याम रजक हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये सारे तो अब एनडीए फोल्ड में, और ये सब मिलकर के जब कहेंगे कि लालू दलित विरोधी हैं, तो क्या लालू का जो जिन कभी उनके जमाने में निकला करता था वो जिन अब कहीं नजर आएगा क्या? सवाल ये है, क्या वो जिन कहीं नजर आएगा क्या? क्योंकि वो दौर तो राजनीति की खत्म हो गई जब ये कहते थे मुझे परवल बहुत पसंद है, बुरा बाल साफ करो। ये सारी बातें कह करके वो इसलिए निकल जाते थे क्योंकि वो ये बताने में कामयाब रहे 15 साल की वो एक ऑपरेस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका लंबे समय तक दमन हुआ है, और दमनकारी कौन थे? तो अगड़ी जाति के लोग थे। अब पॉलिटिक्स की जो धार है और जो पॉलिटिक्स का धारा है वो दरअसल ओबीसी, ईबीसी, दलितों में बटा हुआ। शीर्ष पर कौन बैठेगा? तो इसी जाति समाज के लोग बैठेंगे। ऐसे में सवाल उठता है रवि रंजन जी कि लालू प्रसाद की जो पॉलिटिक्स, पुरानी पॉलिटिक्स है, वो धार इसलिए नहीं पकड़ रही है क्योंकि अब इनके विरोधी कोई अगड़ी जाति के लोग नहीं है। अब इनके विरोध में बोल कौन रहा है? तो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। इनके विरोध में बोल कौन रहा है? तो श्याम रजक बोल रहे हैं। इनके विरोध में बोल कौन रहा है? तो अशोक चौधरी बोल रहे हैं। इनके विरोध में बोल कौन रहा है? तो चिराग पासवान बोल रहे हैं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, आप जो बातें कह रहे हैं निश्चित रूप से मैं उसी के पक्ष में जो बातें कह रहा हूं। लालू प्रसाद यादव का वो जो तिलिस्म था वो धीरे धीरे टूटने लगा है। लेकिन आप एनडीए में देखिए, अभी जीतन राम मांझी ने नवादा की घटना के बाद एक बड़ा माइलेज लिया है। उनकी ही माने एनडीए के भीतर दलितों के मुखर नेता के तौर पर कोई उभर कर सामने आया इस घटना के बाद, तो वो जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी को इसका माइलेज मिलना है। श्याम रजक ने भी, अशोक चौधरी ने भी, क्योंकि वो सत्ता में, सरकार की पार्टी में है, सरकार कार्रवाई कर रही है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये सब बातें वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन दलितों के पक्ष में खड़ा हुआ कोई वो दिखा तो वो जीतन राम मांझी थी। जीतन राम मांझी ने अपना एक माइलेज बनाया, एनडीए में अपना एक कद बनाया, और वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं, ये लगातार बयान देकर, ये भी एक बात है। तो जीतन राम मांझी ने माइलेज ले लिया, और निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने में अगर कोई शक्ति काम करेगी दलितों की तरफ से, तो वो जीतन राम मांझी एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की चुनौती के तौर पर एनडीए में जीतन राम मांझी निश्चित रूप से खड़े होंगे, और लालू प्रसाद यादव का वो जो कुशवाहा और ये जो बातें हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा इस तरफ बढ़ चले हैं और वो अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आपने जो लोकसभा चुनाव में गलती किया है वो ठीक नहीं है, उसको उसमें सुधार करना है। तो जीतन राम मांझी ने एनडीए में अपनी जगह तो बनाई ही है, लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने के लिए एक बड़ा तीर वो चल चुके हैं, जिसमें उनको सफलता मिलती दिख रही है। डॉक्टर संजय, आप हमको ये बताइए कि श्याम रजक का जेडीयू में आना आरजेडी के लिए नुकसानदायक होगा क्या? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि देखिए, जो नवादा में घटना घटी उसमें जो शामिल लोग थे वो मुसहर ही नहीं थे। जो एक दलित का तबका जिसको मोची समाज कहते हैं, उसको माना जाता है कि वो इंडिया गठबंधन का समर्थक है, वो एक बड़ा चंक इंडिया गठबंधन को वोट करता है। लेकिन नवादा में उनके घर भी जलाए गए हैं और उनके लिए भी जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। और साथ साथ ये श्याम रजक का आरजेडी छोड़ करके बाहर आना कितना बड़ा आरजेडी के लिए नुकसान है? क्योंकि आरजेडी में कई नेताओं से मेरी बात हुई, वो तो कह रहे थे कि श्याम रजक से आरजेडी को कोई बहुत फायदा नहीं था, लाभ नहीं था, दगे हुए कारतूस थे, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे,
लोकसभा चुनाव में टिकट चाहते थे, पार्टी उनको टिकट नहीं दी, अर्चना रविदास को दे दी, जिनके पति यादव हैं, वो कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा था, इसलिए श्याम रजक पार्टी छोड़ करके चले गए। नहीं, बिल्कुल इसमें दम है। और चूंकि तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र हैं, वो दिल्ली में जब इनकी वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी और श्याम रजक का व्यवहार जिस तरह से श्याम रजक के साथ उन्होंने किया था, श्याम रजक तो बेहोश हो गए थे और बाद में होश में आए तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल पाए कि मेरे साथ हुआ क्या। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं दलित हूँ और मेरी गलती इतनी ही है कि मैंने फोन पर पूछ लिया कि आपका क्या परिचय है, इतना ही पूछना, लेकिन मैं दलित हूं, मैं तो बर्दाश्त करने के लिए, सहने के लिए ही आया। विधान परिषद में अशोक चौधरी और राबड़ी देवी के बीच में जब तीखी बहस हुई तो अशोक चौधरी ने भी वही कहा था कि हम दलित हैं ये समझ करके आप मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती हैं, दबा नहीं सकती। जीताराम मांझी ने भी कहा कि जब आप हमें जीताराम शर्मा कह के संबोधित करेंगे तो आपको भी मैं पूछूंगा कि आप अपनी असलियत भी बता दीजिए और ये साबित बता दीजिए। मैं ठोक करके कहता हूं कि मैं अगर मुसहर हूं तो क्या आप गडेरिया नहीं है, ये कह दीजिए पब्लिक डोमेन में। रह गई बात कि जिस पोलराइजेशन की बात आप कर रहे हैं, देखिए अगड़ी जातियां कालखंड के पड़ाव पर आते आते किनारे हो गई। राजनीति में अब उनकी बहुत भूमिका नहीं है, राजनीति में वो हाशिए पर है। तो अब तो जो ओबीसी, ईबीसी और जो दलित है, ये संघर्ष तो अब इनके बीच में है और जब संघर्ष इनके बीच में है तो जिस 19-20% की बात आप कर रहे हैं, 22 शेड्यूल कास्ट की जातियां बिहार में है, 22, जिसमें 4 माना जाता है कि वो 4 दबंग जातियां हैं। रविदास जातियां भी बटी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो बसपा के साथ भी खड़ी रहती है, भाजपा के साथ भी खड़ी रहती है, कुछ लालू प्रसाद जी के साथ भी खड़ी रहती है। अब जनक राम ने अपना नाम बदल दिया, जनक चमार कर लिया था अपना नाम, ये बताने के लिए कि हम इस बीजेपी में हैं, मंत्री हैं अभी वो। तो ऐसा नहीं है कि वो बटा हुआ है, फ्रैक्चर्ड है। लेकिन ये दलितों को कभी लगता था लालू प्रसाद जी इस एहसास को कराने में सफल हो गए थे कि आपकी लड़ाई, आपको आवाज देने में हमारी भूमिका है, हमने ही आपको ताकत दी है और वो लोग आपको, अगड़ी जाति के लोग आपको दबाते हैं, आपका शोषण करते हैं। अब उन लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि अगड़ी जातियां तो खुद हाशिए पर चली गई, उनकी राजनीतिक बिसात और उनकी ताकत क्या है ये उनको पता है। लेकिन उनको जो रोज तंग तबाह, बकरी चराने से लेकर के और उनका गाय भैंस खोल लेने और उनके जमीन पर कब्जा कर लेने और उनकी बस्तियों को जला देने में किनकी भूमिका है, ये अब वो समझने लगे हैं। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि एक गोलबंदी है और वो गोलबंदी का फायदा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो लड़ने भिड़ने की स्थिति में अब आ नहीं, पर देखिए श्याम रजक जेडीयू में आते हैं और एक राग आलाप देते हैं जिसके बाद से एक नई चर्चा शुरू हो जाती है। वो राग आलाप देते हैं, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर देते हैं और ये चर्चा कल से फिर से शुरू हो जाती है कि जेडीयू में क्या एक फिर से दूसरी सोच तेजी से पनप रही है। वो सोच ये है कि क्या फिर से वापस आरजेडी में जाया जाए, क्योंकि इस बार का जो बजट था पूरे देश की अलग अलग पार्टियां ये कहती रही कि ये देश का बजट नहीं, बिहार का बजट है, बिहार को 58,000 करोड़ रुपया दिया गया। लेकिन श्याम रजक कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप क्राइटेरिया को चेंज करिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए। इस तरह की मांग कर देते हैं। पहले दिन पार्टी ज्वाइन करते हैं, दूसरे दिन महासचिव बनते हैं, तीसरे दिन विशेष दर्जे की मांग कर देते हैं। कहीं ना कहीं क्या लालू जी का दूत बन करके तो नहीं आए हैं पार्टी में, या उनको इसी टास्क के लिए तो नहीं लाया गया है? मनीष गौतम जी, क्या मतलब समझा जाए इसका? नहीं, ये तो अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि दूत बन करके आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला बयान था। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि शायद वो अभी नए नए जेडीयू में ज्वाइन किए हैं और महासचिव बन गए और अभी उनको विशेष राज्य के दर्जे पर पार्टी का क्या स्टैंड है और विशेष तौर पर
उनके जो सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी का क्या स्टैंड है, उसको शायद वो अभी अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि जब आदमी बार बार इधर उधर करता है तो अपने पार्टी का जो मूल विचारधारा और मूल स्टैंड है उसमें कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाता है। तो वो जब वक्तव्य दे रहे थे तो शायद उस समय उनको ये ज्ञान नहीं रहा होगा कि अब वो जेडीयू के महासचिव हैं, आरजेडी में नहीं है। मैं इसका उनको लाभ दूंगा। नहीं, पर मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूं कि नए दूल्हे की खातिरदारी ज्यादा होती है, उसकी पूछ ज्यादा होती है, और वो जब बोलता भी है तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि उस घर का ऐसा मूल विचार है या कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है। सवाल यह उठता है कि श्याम रजक की इस बात का मतलब छोटा नहीं है, और जहां तक मैं राजनीति समझता हूं, जो थोड़ी बहुत जानकारी है, श्याम रजक ने अपने मन से बोल दिया होगा, इसकी भी गुंजाइश मुझे बहुत कम लगती है। नीतीश कुमार इसके मास्टर हैं कि कैसे एक समानांतर रेखा तैयार किया जाए और कैसे उसको धीरे धीरे बड़ा किया जाए। जब उनको दूसरी रेखा पे चलना होता है तो उसकी तैयारी किसके माध्यम से शुरू करवाई जाए, इसके मास्टर तो वो हैं। और इस बात का दाद तो पिछले 19-20 साल में कौन नहीं मानेगा, कौन नहीं इसकी दाद देगा। तो क्या रवि रंजन जी, श्याम रजक जी की जो जुबान बदली है वो आपको क्या दिखाई पड़ता है? ये जुबान में फिसलन है या वेल थॉट स्ट्रैटेजी है जो कहीं ना कहीं जेडीयू को के तरफ कुछ और इशारा कर रही है, या विधानसभा चुनाव से पहले बड़े भाई की भूमिका में रहें, खूब ज्यादा सीट चाहें और वो बीजेपी देने को मजबूर हो, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए पंकज जी, एक तो आप ये समझ जाइए कि बिहार में, बिहार ही नहीं देश के जदयू में, जदयू के भीतर दो धुरियां काम कर रही हैं इस समय। ललन सिंह वाली और अशोक चौधरी, अभी 2 दिन पहले का उनका जो ट्वीट था, और उसके बाद नीतीश कुमार तुरंत एक्शन में आए और उनको तुरंत घर पर बुलाया, और दूसरे ही दिन मैंने उनको महासचिव, पार्टी का महासचिव बना दिया है। तो अशोक चौधरी, ललन सिंह की एक अलग, संजय झा के जो करीब जा रहे हैं वो ये श्याम रजक जा रहे हैं। उनको मालूम है कि संजय झा को ज्यादा तरजीह मिल रही है पार्टी में, और ललन सिंह संजय झा से दूर होते जा रहे हैं। तो जदयू के भीतर अंतर्द्वंद चल रहा है। जदयू 2 धुरियों में बटी हुई है, 2 पोल हैं, और दोनों पोल के आसपास एक वो संगठन की तैयारी चल रही है। तो श्याम रजक ने आते ही जो बयान दिया है उसके कुछ मायने निश्चित रूप से हैं। श्याम रजक ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग, आप देखिए नीतीश कुमार 3 रास्ते तो जरूर खोल के रखते हैं। हरिवंश जी सभापति रहे और पार्टी विरोधी गतिविधि करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको बनाए रखा, क्योंकि उनको मालूम था कि जब एनडीए के साथ उनको जाना होगा तो हरिवंश ही उनके रास्ते के वो बनेंगे। तो एक रास्ता तो वो जरूर बना के रखते हैं। श्याम रजक के रास्ते वो आ गए हैं। संजय झा चूंकि एनडीए माने भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब रहे हैं और एनडीए में ले जाने में संजय झा ही जो कुछ करते हैं, तो अब की बार जो संजय झा के इर्द गिर्द जो संगठन खड़ा हो रहा है और ललन सिंह के आसपास जो खड़ा हो रहा है, उन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश फिलहाल नीतीश कुमार कर रहे हैं। चलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनको बैलेंस करने की जरूरत है। आपस में सिपह सलारों को कैसे लड़वाया जाए, इस कला में भी वो बहुत निपुण हैं और ये अक्सर करते रहे हैं। और ये शायद राजनीति की ज़रूरत भी है कि अपने नीचे जो मातहत हैं उनको कैसे लड़ा भिड़ा करके फिर उनके बीच की बात अपने तक लाई जाए और उनका कैसे रिंग मास्टर बना जाए, ये भी राजनीति में जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल लालू मांझी के बीच जो वर्बल ड्यूल है, जो लड़ाई है, वाक युद्ध है, वो क्या शक्ल लेती है वो हम जरूर बताते रहेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति बहुत गर्मा गई है। सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या इस तरह की स्थिति लगातार दिखती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों बड़े और मंजे हुए नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं वो निश्चित रूप से राजनीति के लिए तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन जाति की पहचान बताकर वोट हासिल करना भी आज की राजनीति की ज़रूरत बन गई है। और इस ज़रूरत में
जो राजनेता जितना निपुण है वो उतना बड़ा नेता कहलाता है, और शायद यही कोशिश की जा रही है जो कि हम देख रहे हैं जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद कर रहे हैं। तो बिहार की बात में रवि रंजन जी आपका, मनीष गौतम जी आपका, आशुतोष जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।